फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन एन इलेक्शन इन जापान। टोक्यो के एदागावा सिटी असेंबली के एमएलए बन गए थे आप। इतना सब आप परदेश में आपने जाके पाया है। पॉलिटिक्स के लिए मैंने बहुत पढ़ाई की। आपकी माता जी जी रेखा जी जी ये भी आपकी लाइफ की बहुत बड़ी मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन और बिल्कुल, आपके साथ बिल्कुल, रही हैं। बिल्कुल आपने मिलकर वहाँ एक रेस्टोरेंट खोला जी जिसका नाम है रेका, और उस रेस्टोरेंट में हमारे इंडियन पदार्थ, महाराष्ट्रियन पदार्थ मिलते हैं। जी जी वहाँ पे कल्चर अपना क्या कहते हैं प्रेजेंट किया जाता है कि भाई पॉलिटिक्स में जाना है तो फिर असेंबली में जाके देखो, असेंबली के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो लोग कौन से विषय पे वो लोग चर्चा कर रहे हैं, डिबेट के विषय कौन से हैं, कैसी चर्चा की जाती है, ये सब सीखने के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ी। 2011 साल में बहुत बड़ा भूकंप आया जो 8-9 रिश्टर स्केल का भूकंप था, और फिर तभी वो जापान का न्यूक्लियर रिएक्टर फूट गया। तो न्यूक्लियर रिएक्टर फूटने की वजह से वो सारी जगह उसका वो कंटेमिनेशन न्यूक्लियर रिएक्टर का फैलने लग गया। तो बाहर की जो मीडिया थी जापान के बाहर, उन लोगों ने ऐसा न्यूज़ फैलाया कि भाई ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो फूट गया है इसका अब सारा सब जापान में फैल गया है, अब आप लोग नल का पानी मत पीजिए, वो मत कीजिए ऐसा। और आपने हमारे प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू भी आपके घर के सामने एक प्रस्थापित किया है। जी बिल्कुल। तो ये कैसे, मतलब वहाँ बना या यहाँ से ले गए, कैसे कैसे हुआ ये? पहले 15 साल मैंने जापान में जो नहीं देखा वो गए 10 सालों में बहुत हो रहा है। और उसमें से मुझे ऐसा लगा कि भाई इन सब चीज़ों के आगे जाके कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम लोग को एक लाने की शक्ति रखती है। एंड फिर उसमें से मुझे शिवाजी महाराज से काफ़ी प्रेरणा हमारे समाज को मिलेगी ऐसा लगा। नमस्कार। आज हमारे बड़े आम में कुछ अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार हमारे बड़े आम में कोई पॉलिटिशियन आए हैं, और ये ऐसे वैसे पॉलिटिशियन नहीं है। ये जापान के टोक्यो के एमएलए रह चुके हैं, ये गैजेटेड ऑफिसर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, हाईली एजुकेटेड भी हैं। इनको चलते फिरते एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और ये जब पैंडेमिक हुआ था 2011 में, जब अर्थक्वेक हुआ था, इन्होंने वहाँ के इंडियंस के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया था। और ये बहुत मदद करते रहते हैं, हमारे एनआरआईज़ की मदद करते रहते हैं। ये इंडिया के क्या कहते हैं कल्चरल एम्बेसडर हैं। उन्होंने वहाँ पे कल्चरल इंस्टीट्यूट खड़ा किया है। इनका एक रेस्टोरेंट है रेका नाम का, जहाँ पे इन्होंने हमारे इंडियन पदार्थ, महाराष्ट्रियन पदार्थ तो सर्व करते ही करते हैं, वहाँ यहाँ के ट्रेडिशंस भी वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो ये बड़े अभिमानी हैं अपने इंडियन कल्चर के, इंडिया के। और अब वो यहाँ इंडिया में आए हुए हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में मेंटरशिप करेंगे कि जब यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, डिग्री ले करके, सीख करके जाते हैं, वहाँ पे प्रोफेशन करने जाते हैं, तो इसके अलावा आप डिग्निटी से कैसे रह सकते हैं, आप एक डिग्निफाइड माइग्रेंट कैसे हो सकते हैं, इसका मेंटरशिप ये करते हैं। तो आइए बात करते हैं योगेंद्र पुराणिक जी से, और इनसे ये जान लेते हैं कि आप जब परदेश में जाते हो तो आप आम से बड़े कैसे बन सकते हो और डिग्निफाइड बड़े कैसे बन सकते हो। तो आइए बातचीत करते हैं योगेंद्र जी से, जिनको प्यार से योगी कहते हैं। नमस्कार योगेंद्र जी। नमस्कार संदीप कुलकर्णी जी, नमस्कार। वेलकम हियर इन इंडिया, वेलकम हियर इन मुंबई, एंड वेलकम टू बड़े आम। थैंक यू सो मच। एंड आज के ये बड़े आम के सेशन में मुझे बुलाने के लिए आपके आभार। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आप क्या कहते हैं इतने बड़े हैं, और सबसे इंस्पायरिंग बात ये है कि हम इतने आम भी थे और आम से इतने बड़े हुए हैं। यही तो जर्नी हम आज बात करेंगे। वैसे तो मैं आम ही हूँ, आप लोग बड़ा बना रहे हैं बस। नहीं, वो तो पता चल ही जाए। मैं पहली बार देखो आज ये पॉइंट्स लेके बैठा हूँ, क्योंकि ताकि कुछ मिस ना हो, क्योंकि इतने सारे क्रेडेंशियल्स हैं आपके जी। और एक पॉडकास्ट में हम जितने मतलब वो क्रेडेंशियल्स ला पाएँ वो कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने ये रखा है।
तो पहला तो ये है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि यू आर कंसिडर्ड टू बी द टॉलेस्ट फ्लैग बेरर एंड प्रमोटर ऑफ इंडिया इन जापान, ओके, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन एन इलेक्शन इन जापान, टोक्यो के एदागावा सिटी असेंबली के एमएलए बन गए थे आप, है ना जी। इतना सब आप परदेश में आपने जाके पाया है। ऑब्वियसली आप मतलब पता चला कि आप पैदा हुए थे अंबरनाथ में, जो एक छोटा सा सबर्ब है मुंबई के पास, जी। वहाँ पैदा हुए, वहाँ पे स्कूलिंग हुई, उसके बाद आप पूना गए, जी। पूना में आपने कॉलेज किया, डबल ग्रेजुएशन किया, जी। उसके बाद आपकी ये जो सारी इतनी डिग्रीज, इतने सारे पदवियां आप लिए, आपने अलग अलग देश में जाके लिए, यूएस में गए, आप फ्रांस में गए, और उसके बाद फिर जापान में गए। तो ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा ये सारी जर्नी थोड़ा सा बताइए ना, आप कैसे आपने पाया इतनी डिग्रीज, इतने सारे प्रोफाइल्स, आप एक लाइफ में कैसे आदमी पा सकता है? काफ़ी अच्छी एक यात्रा रही आज तक की। और मुंबई से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है अंबरनाथ। वहाँ पे शिव मंदिर है। शिव मंदिर के लिए काफ़ी फेमस है वो जगह, वहाँ मेरा जन्म हुआ। जी जी। और लकीली ऐसा हुआ कि वहाँ गांव में सीबीएसई का केंद्रीय विद्यालय का स्कूल हुआ करता था। तो उस स्कूल में मैंने 10वीं तक शिक्षा ली, काफ़ी अच्छी शिक्षा मिली। 11वीं की जैसी शुरुआत हुई, मेरे पिताजी के नौकरी से उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो हम लोग पुणे चले गए। ओके। और फिर पुणे में जाने के बाद तो गांव में जब मैं बढ़ रहा था, तभी बड़ा हो रहा था, तब घर में एकदम बिल्कुल गांव के जैसा ही वातावरण था। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भाई भी बहुत पढ़ाई करनी है, फिर आगे बहुत पैसा कमाना है, या कोई बहुत बड़ी नौकरी करनी है, तो ऐसे हमारे घर में कभी कोई चर्चा नहीं हुआ करती थी। हाँ, बट मेरे पिताजी के दिल में एक था कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करके, जो आयुध निर्माणी एक कंपनी होती है भारत सरकार की, जहाँ पे वो लोग आयुध बनाते हैं, तो उसमें वो काम करते थे, और उनको काफ़ी दिलचस्पी थी आर्मी, मिलिट्री वगैरह में। तो वो चाहते थे कि मैं मिलिट्री में जाऊं और अपने सीने पे काफ़ी सारे बैच लगाऊं। अच्छा। उनका वो काफ़ी सपना था, तो वो काफ़ी मुझे उसके लिए पुश करते रहे। और उस हिसाब से उन्होंने मुझे कुछ बचपन से ही अच्छी ट्रेनिंग देनी शुरू की कि भाई उनके दोस्त के पास भेज के मुझे अच्छा इंग्लिश सिखाने की काफ़ी कोशिश की, या फिर जनरल नॉलेज काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की। मुझे खूब पेपर पढ़वाते थे मुझसे। तो ये चीज़ें थोड़ी गांव के उस शिक्षण में तैयार तो हुई। फिर उसके बाद जैसे ही पुणे में गए, तो पुणे में एक बड़ा एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया कि जहाँ मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली से बच्चे आ रहे थे, और मतलब एक अलग सा ही इन्वायरमेंट मिला। फिर जब 12वीं पास हुआ, तो 12वीं के बाद मुझे फिज़िक्स, भौतिक शास्त्र और गणित में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट रहा। तो मेरे पिताजी तो चाहते थे कि मैं मिलिट्री में जाऊं, लेकिन फिर मेरा इस तरफ काफ़ी इंटरेस्ट रहा, तो मैंने पिताजी को बोला कि मुझे ये पढ़ाई करनी है। तो वो थोड़े नाखुश तो थे मेरे से। वो बोले कि एक तेरी समझ में आ रहा है क्या कि तू लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा कर रहा है, तू स्कूल में भाषाओं में इतना पढ़ाई नहीं करता था, फिर भी तुझे मार्क बहुत अच्छे मिलते थे, तो तू भाषा सीख ले कुछ, और अपना जो समय है उसको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश कर। तो हमने बीएससी में एडमिशन ली। फिर पिताजी बोले कि अब और क्या करें। तो मैं और पिताजी ऐसे पुणे के ऐसे गांव में घूम रहे थे हम लोग, वहाँ भंडारकर इंस्टीट्यूट है, वहाँ गए। उसके पहले हम लोग डेटा मैट्रिक्स करके एक इंस्टीट्यूट में गए, तो वहाँ फिर आईटी का प्रोग्राम शुरू किया। और फिर और घूमते घूमते गए, तो हमें फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, रानडे इंस्टीट्यूट करके है पुणे में, तो वो हम लोग वहाँ पहुँचे। देखा तो काफ़ी बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी थी। हमने पूछा क्या है भाई ये, तो बोले ये फॉरेन लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट है। तो बोले कहाँ, अच्छा कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं? तो बोले कि जर्मन, रशियन, फ्रेंच और जापानी है। तो आपने जापानीज चुनी? जी बिल्कुल। तो जापानीज लैंग्वेज तो चुनी आपने जी, लेकिन कई बार होता है कि वो हॉबी के लिए कई लोग वो करते हैं। बिल्कुल। आपने जापानी सीखी भी, और फिर आपने इतना बड़ा उसका क्या कहते हैं उपयोग किया है। जी। तो आपका ये जो आगे वाला जर्नी है, जो डिग्रीज हासिल, क्योंकि वही है ना कि या तो आप लैंग्वेज करके उस देश में जाते हैं, कोई एक छोटा सा प्रोफेशन कर लेते हैं, कोई एक बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन ये इतने सारे माइलस्टोन्स कैसे एक्वायर की, ये बहुत इंटरेस्टिंग। तो एक मेरा स्वभाव ऐसे रहा, मैं भी गांव में बड़ा हुआ इसीलिए कि लाइफ में टाइम पास नहीं था। हाँ। तो काफ़ी मतलब सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोए, और दिन का जो समय है काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया। तो जब मैं कॉलेज जाता था,
तो सुबह 6:30 से 9 बजे तक लैब में, 9 बजे से 1 बजे तक मेरी क्लासेस चलती थी बीएससी की, फिर 2 से 5 तक मेरी आईटी की क्लासेस, फिर शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक मेरी लैंग्वेज की क्लासेस। ओह, तो ऐसा एक अच्छा पैकअप शेड्यूल रहता था और सच में मतलब कॉलेज के जो 3-4 साल रहे, उसमें बिल्कुल कोई लड़कीबाजी नहीं, कोई टाइम पास नहीं, क्लास में फुल कंसंट्रेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जापानी मैंने सीखी या जो आईटी मैंने सीखा या मेरा बीएससी भी, मैंने काफ़ी खूब अच्छे तरीके से उसको किया। तो वो जो आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें ध्यान लगा के करें, ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और वो मैंने सच में किया, वो आया अंदर से और मैं करता गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा 2 साल में मेरा जापानी भी काफ़ी अच्छा हो गया, आईटी भी काफ़ी अच्छा हो गया। और तो जापानी अच्छा होने की वजह से आगे वो तो मुझे पता भी नहीं था कि 3rd ईयर में जब जाएंगे यूनिवर्सिटी की लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट में तो आगे स्कॉलरशिप की परीक्षा है और जापान जाने की संधि मिलेगी, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो जब मैं 3rd ईयर में जाने ही वाला था तो हमारे सर बोले कि स्कॉलरशिप की परीक्षा है, दोगे क्या? तो मैंने परीक्षा दी तो मैं उसमें पास हो गया और मुझे जापान जाने की वो मिल गई। तो साल में हमारी मतलब भारत में से वो टाइम पे 5-10 लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी। अच्छा। तो उसमें मेरा चयन हो गया। तो वो जैसे ही इन्फॉर्मेशन बाहर आई कि अरे इसका ऐसा सिलेक्शन हो गया है, तो मेरे एग्ज़ाम में भी मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, मैं यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। तो इमीडिएटली मुझे आईटी की कंपनी ने नौकरी दे दी। लेकिन आपने जब बात करें तब कहा जी। कि आपने इतनी सारी डिग्रियां, ये जी। सारे शिक्षण आपने जी। सिर्फ 1 लाख खर्च करके किए। जी बिल्कुल। ये कैसे किए? मतलब जी। ये कैसे हुआ, कैसे ये? तो भारत में पहले जो शिक्षण रहा वो तो काफ़ी मतलब सस्ता था भारत में तब शिक्षण। मतलब आप जब हम लोग बीएससी करते थे तो साल के लिए सिर्फ 1,500 रुपये फीस हुआ करती थी। हम लोग, मैं जो जापानी सीखा तो जापानी के डिपार्टमेंट की सिर्फ 300 रुपये फीस हुआ करती थी। तो ये जो बेसिक एजुकेशन था इसके टाइम पे जब जो खर्चा हुआ वो मैक्सिमम 1 लाख का होगा। उसके बाद फिर मैं जब जापान गया तो जापान सरकार की स्कॉलरशिप मिली, जब चीन गया तो वहाँ की सरकार की स्कॉलरशिप मिली, जब फ्रांस गया तो वहाँ की सरकार की स्कॉलरशिप मिली। तो ये एक स्कॉलरशिप्स ऐसी मुझे मिलती गई और मतलब मैं उसके लिए प्रयत्न भी करता गया कि भाई पैसे तो हैं नहीं, तो शिक्षण को कैसे आगे बढ़ाए, अपनी खुद की एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाए। तो वो एवेन्यूज़ ढूंढता रहा कि कैसे आगे जाए, तो उसमें से और रास्ता मिलते गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर में रास्ते बहुत हैं, आप ढूंढते हो या नहीं। या बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मुझे पूछते हैं यार तू तो बहुत लकी रहा। यस, मैं लकी रहा हूँगा। नसीब भी बहुत अच्छा है मेरा, बट नसीब अगर मेरी प्लेट पे कुछ लाके रख दे और मैं खाऊंगा नहीं तो उसका क्या फायदा? वो तो सिर्फ देखने का ही नसीब हो जाएगा। तो उस हिसाब से मतलब वो एफर्ट्स मैंने लिए। और आपने कुछ ऐसी चीज़ें ढाली है अपने आप में जिसकी वजह से आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, इंटरनेशनल, या आप कहते हैं ना, आप जैसे आपको बड़े एक्सपोजर्स मिलते गए जी, आप उसको ढालते भी गए। जी, ऐसा भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पहली बात तो मैंने मतलब जो कुछ सीखा या जो कुछ काम करने की कोशिश की उसके बारे में मैंने अपना जो इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, विषय का ज्ञान जो है, तो विषय का ज्ञान मैंने काफ़ी उसको पाने की कोशिश की गहराई से। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कि जब मैं पहले तो मैं आईटी में नौकरी करने लगा, तो आईटी में तो कैसा कि हर बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, हर प्रोजेक्ट चेंज होगा तो कोई अलग ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कभी रिटेल पे काम कर रहे हैं, कभी ऑटोमोबाइल पे काम कर रहे हैं। तो मेरा एक रहा सर कि मैंने जिस किसी भी प्रोजेक्ट पे काम किया, इतना दिल लगा के काम किया है कि हम लोग तभी बस यही बातें कर रहे हैं, बट मैंने जब इन्फोसिस में किया तो मुझे इन्फोसिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला। जब मैं पोलारिस में काम किया तो मुझे वहाँ के प्रेसिडेंट्स बेस्ट अवार्ड मिला। जब मैंने जापान की मिजो बैंक में काम किया तो वहाँ का चेयरमैन का अवार्ड मिला। और ये सारे मुझे इतने शॉर्ट टर्म में फटाफट मिल रहे। तो जो भी काम कर रहा हूँ उसमें घुसो, उसके विषय को समझो, उस विषय को पढ़ो। मैं इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा तो मैंने इंश्योरेंस के फटाफट से बुक्स लिए, उसको सब पढ़ाई कर लिया कि क्या हो रहा है पक्का इसमें, वो प्रोसेस कैसी बनेगी। और फिर उसके बाद जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो फिर पॉलिटिक्स के लिए मैंने बहुत पढ़ाई की कि भाई पॉलिटिक्स में जाना है तो फिर असेंबली में जाके देखो, असेंबली के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो लोग कौन से विषय पे वो लोग चर्चा कर रहे हैं, डिबेट के विषय कौन से हैं, कैसी चर्चा की जाती है, ये सब सीखने के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ी। जैसा आपने कहा भी था कि जब आप बैंक में जब सर्व कर रहे थे तब आपको ऑपरेशंस दिया, आप हेड ऑफ ऑपरेशंस थे, राइट? बिल्कुल। और जो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पराये देश में ऑपरेशंस देना ये बड़ा मुश्किल। ये कैसे हुआ, ये आपको कैसे मिला? तो पहले तो आईटी में जब नौकरी करने लगा तब एक मेरी बैंकिंग सॉफ्टवेयर की तरफ मेरी काफ़ी दिलचस्पी होने लगी।
तो मैंने फिर बैंकिंग में पढ़ाई की। और फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि ये भी अभी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक दिन मैं काफ़ी बैंकिंग सॉफ्टवेयर में डीप था, तो मुझे मतलब इंटरनेशनली थोड़ा सा लोग जानते थे। तो एक बार भारत में आईटी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 2009 साल में, और उस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया कि आप भी आइए जापान से। और मैं आया तो मेरी बगल में जापानी एक बहुत बड़ी बैंक है मिजुओ करके, उसके सीआईओ मेरी बगल में बैठे हुए थे। अब मैं भी जापान पे आया था, वो भी जापान में आए थे, तो शायद हम लोग को बगल बगल में बैठा दिया। तो उनका ऐसा हुआ कि उनको इतना अंग्रेजी नहीं आता था, और जो स्टेज पे सारी सिटी बैंक और ये सब चर्चा कर रहे थे, तो लोग अंग्रेजी में चर्चा कर रहे, तो मैं उनको जापानी में बताने लगा कि वो अभी ऐसी चर्चा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और जब हम लोग वापस जापान जाने के लिए निकले तो हम लोग तो साथ में नहीं थे, लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग फ्लाइट में बैठे, तो मैं बिजनेस क्लास में था, तो और वो मेरी बगल की सीट पे थे। तो फिर हम लोगों की वहाँ चर्चा शुरू हुई, बोले तुम बहुत ही बढ़िया हो यार, तुम्हें आईटी भी आता है, तुम्हें जापानी भी समझता है, तुम्हें बैंकिंग भी समझता है, तुम इंग्लिश भी अच्छा बोल लेते हो, बोला मेरे साथ में काम करोगे क्या? अब वो जैसे ही बोले मेरे साथ में काम करोगे क्या, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फिर इमीडिएटली उसके बाद दो हफ्ते के बाद हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह शुरू हुए। लेकिन फिर मैं बैंक में जाने के बाद अभी मेरे एक बैंकिंग का सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना और जाके बैंक में काम करना। तो मैं जब बैंक में गया तो मैंने पहले 6 महीने मैंने बैंक के सारे ऑपरेशन प्रोसीजर्स को पढ़ के निकाला। फिर मैंने वो प्रोसीजर्स को मैंने क्या किया, खुद से, मुझे किसी ने होमवर्क नहीं बोला, मैं अपना रूटीन काम भी कर रहा हूँ जो मुझे बताया गया है, मैं प्रोसीजर्स को भी पढ़ के निकाल रहा हूँ। मैंने उस प्रोसीजर्स को खुद से ही मैंने क्या किया कि एक्सेल में ऐसा डालना शुरू किया। मुझे ना उसमें कुछ तो कहीं तो गड़बड़ ऐसा लग रहा है कि वो प्रोसेस ना ठीक से फ्लो नहीं कर रहा, जापानियों ने बनाया फिर भी। अच्छा। हाँ, फिर मैं मेरे बॉस को बोलने लगे कि बॉस कि ये जो प्रोसेस है ना, इसमें ये यहाँ पे कागज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे ये 2 बार क्यों कर रहे हैं, ये रिपीटेशन क्यों हो रहा है, फिर यहाँ पे ये फैक्स क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उनको ऐसा बुलाने के लिए शुरू किया। तो मेरे बॉस ने मुझे बोला कि योगी एक काम करेंगे कि अब तुम अलग अलग ब्रांचेस में जाओ और इस प्रोसेस को तुम सबका इंटरव्यू लेके इसका एक बेस्ट प्रोसेस मैप बनाओ। उन्होंने मुझे 9 लोग दिए, हम लोग देश विदेश में मिजो की ब्रांचेस में ऐसा घूमा, सबका इंटरव्यूज लिया, और फिर उस प्रोसेस को हम लोगों ने एक मतलब टू बी फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस सिस्टम में पूरा ऐसा वो प्रोसेस को नया बनाया। एंड उसके लिए मैं अभी भी मेरे बैंक में, मतलब अभी भी छोड़ के मुझे अभी 10 साल हो गए, बट आज भी लोग नाम लेते कि योगी का बनाया हुआ है, और उसके लिए मुझे अवार्ड मिला। तो अब ये करने के बाद ऐसा हुआ कि मेरा बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में, मतलब पूरा ऑपरेशंस का प्रोसेस ही लिख दिया, वो सारा यहाँ फिट हो गया। तो फ्रॉम कॉम्प्लायंस परस्पेक्टिव, फ्रॉम अलग अलग परस्पेक्टिव से बैंकिंग के बारे में इतना मेरा वो ऐसा वाइड हो गया अंडरस्टैंडिंग कि जापान के ब्रांचेस में भी और जापान के बाहर के ब्रांचेस में भी। तो फिर ऑपरेशंस हेड की तरफ जाने का फिर वहाँ से वो एक रास्ता खुल गया। आपकी माता जी रेखा जी, ये भी आपकी लाइफ की बहुत बड़ी मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन और आपके साथ रही हैं। बिल्कुल। आपने मिलकर एक वहाँ एक रेस्टोरेंट खोला जी, जिसका नाम है रेखा, ऑब्वियसली आपकी माता जी के नाम पे वो है। और उस रेस्टोरेंट में हमारे इंडियन पदार्थ, महाराष्ट्रियन पदार्थ मिलते हैं। वहाँ पे कल्चर अपना क्या कहते हैं प्रेजेंट किया जाता है। काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे जो डिस्प्ले की हैं, जहाँ पे आप मतलब खाने के साथ आप कल्चर से भी वाकिफ़ हो। जी बिल्कुल, राइट। इस तरह का आपने कुछ उसको डिज़ाइन किया है। और इसके पीछे भी कुछ कहानी है, मैंने सुना है ये रेस्टोरेंट खोलने के पीछे। ये क्या कहानी? तो ऐसा हुआ कि अभी जापान में लाइफ चल रही थी। मैं 2001 साल में मैं जापान में नौकरी के सिलसिले में चला गया। और फिर वहाँ से मतलब नॉर्मली हम लोग कैसे कि हम लोग घर पे कुछ सा खाना बनाया, खा लिया, बहुत ज़्यादातर रेस्टोरेंट जाना होता नहीं था। मेरा बेटा भी मेरे साथ में, मेरे बेटे का जन्म हुआ 2002 साल में, तो फिर वो भी मेरे साथ में रहने लगा बाद में। तो मेरी बीवी जो थी, वो मेरी बीवी एक्चुअली चाइनीज़ थी, चीनी है। ओके। वो चाइना में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही थी, तो वो वहीं नौकरी करती थी, और मैं और मेरा बेटा हम लोग जापान में रहा करते थे। ओके। तो मेरी माँ काफ़ी आया जाया करती थी, उसको चिंता रहती थी कि भाई बच्चे का ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा ही हुआ कि 2012 साल की बात है कि हमारी माता जी जापान आई हुई थी, और ऐसा हुआ कि हम दोनों को इन्फ्लुएंजा हो गया, काफ़ी तेज़ बुखार। अच्छा। तो हम लोगों ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया, और मेरे बेटे को नहीं हुआ वो। तो हम लोग बेटे को रोज़ पैसे दे देते थे, उसको बोला तुझे जो लाना है तू खा ले। वो जाता था और वो नान और बटर चिकन ले आता था, और ये रोज़ की बात। तो हम लोग
ऐसे ही बिस्तरे पे सोए हुए थे मैं और मेरी माता जी, तो 9वां दिन आया, माँ बोली अरे ये रोज नान और बटर चिकन लेके आता है, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है क्या? मैं बोला नहीं माँ, इंडियन रेस्टोरेंट में तो, भारतीय जो रेस्टोरेंट है टोक्यो में या जापान में, उसमें तो यही मिलता है, उसमें आपको घर वाला खाना कहीं नहीं मिलेगा, रोटी भी नहीं मिलती, चपाती भी नहीं मिलती। तो माँ बोली यार ऐसे कैसे, तो फिर अगर दूसरे कोई बीमार पड़ते रहेंगे तो वो क्या खाते रहेंगे? तो बोला हाँ ये अच्छा सवाल है सवाल तो अच्छा है। तो हमारे ये अगस्त की बात है, अगस्त एंड की, तो हमारी माता जी बोली क्यों ना फिर हम लोग कुछ शुरू करें। एंड फिर अक्टूबर तक हमने कंपनी शुरू कर दी और 26 जनवरी को 2013 को हमने रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। हम लोगों का यही बस ये था कि हम लोग नान और बटर चिकन नहीं करेंगे, जो घर में खाएंगे वही ग्राहक को खिलाएंगे, होम फूड, बिल्कुल एकदम होम फूड। तो हम लोगों ने मतलब वो रूल बनाया कि जो घर में बनेगा वही कस्टमर को देगा और जो कस्टमर को देंगे वही हम लोग खाएंगे। ओह हाँ, तो घर पे खाना अलग से बनना बंद हो गया। तो हाँ, बस ये कि जो चिंता एक माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाते समय करती है, वही चिंता है एक माँ अपने ग्राहकों के लिए अब करेगी। तो जैसे मतलब हमारे यहाँ भी मौसी का वो अलग अलग जगह मेस होता है जो, तो उसी तरीके एक कॉन्सेप्ट, बट वो प्रदेशों में है नहीं, बाहर के देशों में वो है नहीं। पहली बात तो बाहर के देशों में अच्छे कुक जाते भी नहीं है इतने। बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो बहुत बड़ा बन चुका है, राइट? वो पहले एक छोटा था, अब तो वो पहले दो महीने तो कोई जापानीज भी अब आपके रेगुलर कस्टमर्स और आपके रेगुलर, तो पहले 2 महीने तो लोग आते ही नहीं थे। मतलब जापानियों का ऐसा था कि भारतीय खाना मतलब नान और बटर चिकन, तो नान इज द फेस ऑफ इंडियन फूड। हाँ, बाहर जाएंगे तो मैं भारतीय जापानियों को बोलना शुरू कर दिया, अरे आप लोग अगर इंडिया जाओगे ना तो आपको 1% रेस्टोरेंट में भी नान नहीं मिलेंगे। अरे ऐसा है क्या? ऐसा इनफैक्ट जापानी स्कूल जो है उनकी 5वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है सोशल स्टडीज की, उसमें भारतीय फूड के बारे में इतना सा पैराग्राफ है और उसमें नान का फोटो लगाया है, नान और बटर चिकन का नान और कबाब का। तो मैंने वो जापान की एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो वहाँ की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनमें बोल के मैंने वो चेंज करवाया। आज अभी उस किताब में नान का फोटो है नहीं। इसीलिए तो आपको कहते हैं ना एम्बेसडर ऑफ इंडियन कल्चर, जो आप वहाँ पे इतना अवेयर कराते हैं लोगों को, इवन जापानीज लोगों को। जी, आपने तो कल्चरल सेंटर भी वहाँ खोला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक अगेन ऐसी बात है कि रेस्टोरेंट खोला, पहले 2 महीने ग्राहक नहीं आते थे, फिर एक जापानी आया, उसको हमारा खाना बहुत पसंद आया, वो रिव्यूअर था, फिर उसने एक अच्छी जगह रिव्यू लिख दिया, फिर उसके बाद जो कस्टमर्स की बारिश होने लगी हमारे यहाँ, वो तो मतलब आज तक हम लोग, हमारा रेस्टोरेंट तो जापान में मोस्ट सेलिब्रेटेड रहा फ्रॉम मीडिया परस्पेक्टिव। 100 से अधिक बार हम लोग टीवी पर आए हुए। और मतलब एक ज़माना तो ऐसा था कि मतलब इतने सारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आते थे कि हम लोग को कंट्रोल करना पड़ा कि भाई महीने में हम लोग एक ही मैगजीन लेंगे करके। सारी जापान की मैगजीन्स कवर हो गई हमारी रेस्टोरेंट में, सारी। तो जब वो शुरू हुआ, जब लोग आने लगे, तो मैं तब बैंक में नौकरी किया करता था। तो सोमवार से शुक्रवार तक मैं बैंक जाऊँगा, शाम को आऊँगा, शाम को आने के बाद बर्तन धो। काफ़ी अच्छे ग्राहक आते थे। फिर शनिवार रविवार को छुट्टी के दिन फिर मैं वही कर रहा हूँ। तो मेरा काम हुआ करता था कस्टमर से ऑर्डर पूछो, उसको सर्व करो, और जब उसके बीच में मैं कस्टमर से फिर एक बातें करता था, फिर उनके सवाल। क्योंकि क्या है कि जापान और भारत के बीच में से पहले जापान और भारत का जो एक मिलन, या फिर कहेंगे कि जो सांस्कृतिक जो एक्सचेंज रहा, वो बहुत रहा। यहाँ से बुद्ध धर्म गया तो आप जापान में जाएंगे कि देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो वो भारत की जैसे ही करते हैं। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें रोज की लाइफ में, लेकिन अभी वो कनेक्ट खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जो जैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, तो पहले जापानी लोग मॉन्क्स काफ़ी हमारे भारत में पढ़ाई करने आया करते थे। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो जब से मुगल और अंग्रेज का जब यहाँ सिलसिला शुरू हो गया, फिर वो आना बंद हो गया, भारत से उधर जाने वाले बंद हो गए। तो मैं एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी गया था, तो उन्होंने दिखाया कि वहाँ पे 10वीं शताब्दी में जापानी लोग यहाँ पढ़ने आए थे, अभी तक उनके पास वो रिकॉर्ड्स हैं। तो काफ़ी एक्सचेंज रहा है, लेकिन वो अभी फिलहाल के कुछ 100 सालों में ये वो एक्सचेंज बंद हो गया। और जापान ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए थे कि बाहर के लोग अंदर ना आए करके। तो उन्होंने मतलब 18वीं सेंचुरी के एंड तक उन्होंने किसी को अंदर नहीं आने दिया, 18वीं शताब्दी के आखिर तक। तो उस हिसाब से काफ़ी जापान एक भारत का या एशिया का एक भाग होते हुए भी वो लोग एक थोड़ा सा अलग दिशा की तरफ चले गए। ये तो हुआ, ये तो हुआ। और पैंडेमिक जब हुआ जी, और उसके बाद मेरे ख्याल से 2022 का जो भूकंप हुआ, जी, अर्थक्वेक हुआ, जी,
उस समय आपने लोगों की बहुत सहायता की, इंडियंस की खास तौर जी। पे, है ना? क्योंकि जापान में तो आमतौर पे भूकंप होते रहते जी हैं, बिल्कुल। लेकिन ये शायद बड़ा था, राइट? जी ये बिल्कुल। जी बिल्कुल। 2022 का जो जी था। बिल्कुल। जी तो उस ज़माने में ऐसा क्या हुआ था कि जी। जिस वजह से काफ़ी लोगों का मतलब अपने घर या अपना थोड़े से वो हो गए थे, जहाँ पे जी, आपको जी। मदद करने की ज़रूरत पड़ी? वो क्या हुआ था? क्यों हुआ था ऐसे? जी बिल्कुल। मैं इस सवाल पे आने के पहले आपका जो अभी का जो मुद्दा था वो थोड़ा एक पूरा कर देता हूँ हाँ, और फिर इस सवाल पे आता हूँ कि तो हम लोगों ने पहले रेस्टोरेंट खोला, तो फिर जैसे लोग आने लगे तो मुझे पता चला कि उनके काफ़ी सवाल है दिल में। हाँ। फिर उन सवालों के जवाब देते-देते मुझे ये समझ में आया कि इन लोगों को भारतीय कला में, भारत के इतिहास में, भारत के धर्मों में काफ़ी काफ़ी इन लोगों को इंटरेस्ट है। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पहले एक मैनुअल बनाया इन लोगों की, कम से कम 150-200 पेजेस का मैनुअल होगा, मतलब प्रेजेंटेशंस। ओह! तो ये आपका सवाल है, ये आपका जवाब है, ये आपका सवाल है, ये आपका जवाब है, इतना फेमस हो गया वो। अच्छा। हाँ, फिर पहले रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ कि इतना और ये काम। रेस्टोरेंट में रखा था हाँ, ये आपने? रेस्टोरेंट में रखा था क्योंकि मैनुअल। मैं हरदम वहाँ हुआ करता नहीं था, मंडे टू फ्राइडे में वहाँ होता नहीं था। तो काफ़ी लोग तो उनको मेरी बातें सुननी है इसलिए आने लगे कि भारत के बारे में जानना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जापान में भारत के बारे में इतना लिखा नहीं जाता या बोला नहीं जाता। लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है बहुत है। हुँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चलता रहा, 4 साल चलते रहे। फिर बहुत कस्टमर होने लगे तो हमारी माताजी बीमार होने लगी। ओह! एक बार तो ऐसी पूरी धड़ाक से गिर पड़ी, तो 1 महीना भर हॉस्पिटल में थी। अरे! तो मैंने बोला माताजी अभी हम लोगों को कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो मैंने हमारे माताजी का रेस्टोरेंट एक बगल वाली स्टेशन में थोड़े शांत जगह पे ले गया, बज़लिंग जगह नहीं थी वो। हुँ। फिर वहाँ हमने रेस्टोरेंट और घर एक ही बिल्डिंग में बांधने का, मतलब नया घर ही बांधा जिसमें रेस्टोरेंट और घर एक जगह बांधे हुए। तो फिर मैं बोला यार कुछ तो मिसिंग हो रहा है। एंड फिर वो दिल में आया कि ये जापानी लोगों को भारतीय कल्चर का जो चाहिए, तो इसके लिए हम लोग एक फ्लोर डाल देते हैं। तो ऐसा करके 1000 स्क्वायर फुट का रेस्टोरेंट, 1000 फीट का दूसरे माले पे भारतीय कला केंद्र, इंडिया कल्चर सेंटर, और फिर तीसरे माले पे हमारा घर। ओह! तो ऐसा करके वो एक हमारी एक जो बिल्डिंग है वो मतलब बनी। और फिर अभी उस कल्चर सेंटर में फिर हम लोग अभी हिंदी, संस्कृत, योगा, तबला, हारमोनियम, संगीत, कथक, ऐसे अलग अलग क्लासेस करते हैं। अच्छा। तो अभी काफ़ी लोग उससे जुड़ गए हैं। या फिर अभी कम से कम महीने में एक बार तो हम लोग लाइव कॉन्सर्ट करते हैं कि कोई गाना कोई गा रहे हैं, कोई बजा रहे हैं, तो एक 50 लोग तो बैठ जाते हैं कुर्सियाँ गणेश डाल के। मूर्ति भी है हाँ जी हमारे बिल्कुल। तो गणेश फेस्टिवल करते हैं, मंत्रों का आवर्तन करते हैं, मंत्रों के क्लासेस लेता हूँ मैं। अच्छा। तो ये सब चीज़ें चलते हैं। अभी पिछले तो साल हम। इसमें जापानीज़ लोग भी इंटरेस्टेड हैं? जी बिल्कुल, जापानी लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने देखा है कि हम पर्टिकुलरली जो जापान में जो भारतीय लोग आए हैं वो आईटी वाले लोग हैं, काफ़ी ओके। पैसा कमा लिया है। अच्छा। तो अभी वो काफ़ी पैसा कमाने के बाद वो ऐसा हो गया कि अभी बस अभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लेजीनेस आया हुआ है। हाँ। तो जापानी लोगों का लेकिन बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है, प्रोग्राम में आते हैं, क्लासेस में आते हैं, जापानी लोग ही ज़्यादा आते और आपने हमारे प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू भी आपके घर के सामने एक प्रस्थापित किया है। हैं। जी बिल्कुल। जी तो ये कैसे, मतलब वहाँ बना या यहाँ से ले गए, कैसे कैसे हुआ ये? जी। तो ऐसे हुआ कि मतलब क्या हुआ है कि लास्ट 10 सालों में भारतीय समाज जो है जापान में, थोड़ा सा वो उसमें धर्म, कास्ट, ये सब चीज़ें अचानक से चर्चा में आ गई है। हाँ। अचानक से। अच्छा। 10 साल पहले तक ये नहीं हुआ करता था। मैं उसको किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी से जोड़ना नहीं चाहता भारत की, बट गए 8-10 सालों में ये हो रहा है। पर्टिकुलरली आपने अभी जो भूकंप का सवाल पूछा जिस पे अभी हम लोग आएंगे, वो भूकंप के बाद क्या हुआ कि भूकंप के समय में काफ़ी अरसे तक रह रहे लोग लौट गए डर के मारे। ओके। और उसके 2 साल बाद तो काफ़ी कोई आया ही नहीं भारत से। अच्छा। उसके बाद 2014 से फिर नई एक पीढ़ी जापान में आने लगी, उसमें काफ़ी यंग बच्चे आने लगे। फिर वो उनके अंदर एक अलग सा एक लीडरशिप का एक बोले तो कल्ट एक उनके अंदर उनमें से आने लगा। और फिर उसमें से फिर लोग धार्मिक संगठनें बनाने लगे। फिर एक अभी हमारे यहाँ मंदिर मुद्दा शुरू हो गया है कि मंदिर बनाओ, पैसे कमाओ, नाम कमाओ। तो ये सब चीज़ें शुरू हो गई जापान में। तो मैंने मतलब इतने 25 साल में अभी जो देख रहा हूँ, पहले 15 साल मैंने जापान में जो नहीं देखा वो गए 10 सालों में बहुत हो रहा है।
और उसमें से मुझे ऐसा लगा कि भाई इन सब चीज़ों के आगे जाके कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम लोग को एक लाने की शक्ति रखती है। एंड फिर उसमें से मुझे शिवाजी महाराज से काफ़ी प्रेरणा हमारे समाज को मिलेगी ऐसा लगा। तो उस हिसाब से फिर शिवाजी महाराज की मूर्ति का जापान में स्थापना हो, ऐसे फिर दिल में एक चक्कर चला। फिर भारत में भी कुछ अच्छे लोगों से फिर जुड़ाव हुआ, फिर उन लोगों ने सपोर्ट किया, तो मूर्ति पुणे में बनाई गई। कॉमन मैन की मूर्ति जिन्होंने बनाई थी खटावकर सर, उनके सुपुत्र जी विवेक खटावकर जी ने मूर्ति बनाई है, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। और 3 मीटर की लंबी, मतलब एक रियल साइज जो बोलते हैं हम लोग, रियल साइज का घोड़ा और लाइव साइज की पूरी वो। और फिर ले कैसे गए यहाँ से? फिर यहाँ से हम लोग उसको मतलब जहाज से ले गए, हवाई जहाज से। अच्छा। हवाई जहाज से ले गए और फिर अभी इसी मार्च में 8 तारीख को उसकी वहाँ स्थापना की गई। तो गोविंद गिरी महाराज जो है वो आए थे खुद, और उनकी मतलब उनका शिवाजी महाराज के बारे में उनकी बहुत पढ़ाई है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा वहाँ भाषण दिया, हम लोग को बहुत अच्छी सीख दी। तो अभी एक वहाँ की भारतीय समाज को फिर एक बार एक बिल्डअप करने की काफ़ी ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और उसके लिए शिवाजी महाराज के विचारों से हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी ऐसा। उससे बड़े लीडर तो हो ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अभी आपके हाँ, ये सवाल जो पे जाएंगे भूकंप के। आपने जो लोगों की बड़ी सहायता की कठिनाइयों में, स्पेशली जो पैंडेमिक हुआ, फिर ये भूकंप हुआ 2022 में, तो आपने काफ़ी मदद की आपने। वो कैसे की, क्या? मैं आपको भूकंप के बारे में वगैरह बताने के पहले थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। तो 2001 साल में मैं जापान में गया। मैंने जापान में जाके ये पाया, उसके पहले मैं स्कॉलरशिप पे भी गया था, लेकिन स्कॉलरशिप पे जाए ना तो सारा सपोर्ट मिल जाता है, हॉस्टल है, पढ़ाई वही हो रही है, पैसे की चिंता नहीं है, खाना भी वही मिल रहा है। जब 2001 साल में नौकरी के हिसाब से गया, तब मैं रियल जापान देखना शुरू किया। तो और मैं ये काफ़ी लोगों को बोलता हूँ कि जापान में एज ए स्कॉलरशिप स्टूडेंट जाना, एज ए टूरिस्ट जाना, शॉर्ट टर्म के लिए जाना और लॉन्ग टर्म रहना, इसमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान। तो हमारे गणित में हम लोग फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऐसे बोलते हैं। तो जो दिखने वाला जापान है वो सच में है नहीं, जब आप वहाँ रहोगे तब आपको पता चलेगा वो क्या है। हाँ, भारत वैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि अभी जो टूरिस्ट करके आएंगे वो बोलेंगे अरे जापानी लोग यार कितना अच्छा बर्ताव करते हैं यार, कितने प्यारे लोग हैं, सबको निचिवा बोलते हैं, सब ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ नौकरी करने लगते हैं, जब वहाँ हम लोग रहते हैं, अब यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे आते हैं, तो बहुत भेदभाव होता है। अच्छा, बहुत तकलीफ देते हैं हम लोगों को, बहुत बहुत। उसके आगे तो आप जाए, अगर मतलब सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारे बच्चे थोड़ा दौड़ेंगे, हमारे बच्चे थोड़ा शाम को लेट में पार्क में खेलेंगे, लेट मतलब 6:30-7 बजे। हाँ। वहाँ पे मतलब कैसे कि 6 बजे पार्क बंद, बच्चों ने खेलना नहीं है, शांति। तो अब हमारे बच्चे 6:30-7 बजे तक खेलेंगे तो पुलिस आ जाएगी। हाँ, अरे भाई तुम, कई बार तो पुलिस के साथ मेरा ऐसा हो गया है कि भाई लॉ में लिखा है क्या कहीं 7 बजे तक खेलना नहीं है करके? हाँ। किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं हमारे बच्चे को खेलना नहीं है करके? 7 बजे तक खेलने दो यार। जापानी कैसा है कि उनकी लाइफ जल्दी रात को, शाम को स्लो हो जाती है। आप जाएंगे जापान में तो आप देखेंगे 7-8 बजे रास्ते पे ऐसा आपको कोई भी ऐसे जस्ट फालतू में घूम रहा है ऐसा दिखेंगे। इन जनरल जापानी दिन में भी नहीं दिखते रास्ते पे। तो वो लोग अपना एक मेंटेन करना चाहते हैं। नहीं है मतलब। हाँ बिल्कुल, भटकते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके यहाँ वो रात में खाना खाने के बाद घूमने को निकले, वो सब है नहीं। तो काफ़ी मतलब भेदभाव होता है काम की नौकरी में। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप बोले हैसियत, मतलब आप जितना काम करते हैं वैसा उतना काम वो आपको देते नहीं है, आपको थोड़ा नीचे के दर्जे का काम देते रहते हैं, आपको मैनेजर की पोजीशंस देते नहीं हैं। या फिर बिजनेस टूर वगैरह पे जाना है तो आपको भेजेंगे नहीं, काम तो आपसे करवाएंगे लेकिन आपको नहीं भेजेंगे। अच्छा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी जापान में चलती रहती है। या मैंने भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में देखा है कि पीएचडी करने आते हैं बच्चे, उनको टाइम पे पीएचडी ख़त्म नहीं करने देते, उनको कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं मिलवा के देते। अच्छा। हाँ, फंडिंग उनकी तरफ आएंगे तो भी उनको डाइवर्ट कर देते। तो काफ़ी बच्चों को मैंने हेल्प किया हुआ है इस बारे में कि उनकी पीएचडी ख़त्म। एक दूसरा होता है कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो उनको कोई तो असिस्टेंट चाहिए होता है। कोई अच्छा स्टूडेंट मिल जाए तो वो चाहते हैं कि वो लंबे से लंबा उनके साथ रहे ताकि वो उनके पेपर्स को अंग्रेजी में लिखे और पब्लिश करे। तो बच्चों की पीएचडी खत्म नहीं होने देते, अच्छे बच्चों की पर्टिकुलरली मैंने देखा हुआ है। मेरे पास काफ़ी केसेस आती है, फिर मैं यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लायंस सेल में लिखता हूँ, फिर उनके साथ निगोशिएट करता हूँ, फिर उनको बोलता हूँ कि अभी आप लोग स्टेप्स लिखो कि इसने क्या किया तो आप इसको पीएचडी देंगे। मैंने बहुत सारी केसेस हैंडल किए ऐसे, बहुत सारी। तो
2001 साल में मैं एज ए प्रोफेशनल गया, फिर मेरा बच्चा भी हुआ, फिर बच्चे का वहाँ पे मैं ध्यान रखता था। तो 2005 साल तक मेरा बच्चा जब 3.5 साल का हुआ, तब तक मैं थोड़ा अपने बच्चे के साथ ज़्यादा रहा। और मुझे बहुत अच्छी जापानी आती थी, जैसे हम लोगों ने बात की कि मैं यहीं से सीख के गया था। बहुत अच्छी मेरी मतलब नेटिव जापानी थी, बहुत अच्छी जापानी बोलता था मैं। तो जापानी लिटरेचर भी मैं समझ लेता था। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि 2001 में जब मैं गया तो जापान में अभी स्टेशन है, बस स्टॉप है, इसमें उनका नाम इंग्लिश में भी नहीं रहा करता, सब कुछ जापानी। जी जी, ये तो जर्मन में भी है, जर्मनी में भी है, कई कई ऐसे 2002 साल यूरोप में जब में भी कई जगह। जी 2002 साल में जब पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ जापान में, तब पहली बार उन्होंने टोक्यो स्टेशन और ये सारे स्टेशन के नाम इंग्लिश में लिखना शुरू किया। तो इतना अंग्रेजी कम है वहाँ पे। तो 2005 साल में मेरे ध्यान में आया कि अरे मुझे इतनी जापानी आती है, तो मुझे ये तकलीफें आ रही हैं। तो जिन लोगों को जापानी भाषा नहीं आ रही है, उन लोगों को कितनी तकलीफ आती होगी जी। तो फिर मैंने वो टाइम पे याहू मैसेंजर, ऑरकुट, याहू ग्रुप मेल, ये सब चीज़ों में मैंने ग्रुप फॉर्मेशन शुरू कर दिया। और फिर मैं लोगों को बोलता था कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो मेरे पास आइए। फिर मैं एक बहुत बड़ी सोसाइटी में रहना गया, बहुत बड़ी, वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन लोग रहते थे। फिर वहाँ गया तो देखा तो यहाँ तो जापानी और इंडियन और जापानी और फॉरेनर रोज लड़ पड़ते हैं कि अरे तुम्हारे बच्चे यही खेल रहे हैं, तुम्हारे बच्चे यहीं दौड़ रहे हैं, तुम्हारे घर से करी की बासी आ रही है। फिर मैं उनके बीच में पढ़ने लगा, फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। फिर मैं धीरे धीरे ध्यान में आने लगा कि भाई ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। तो इसलिए हो रहा है कि जितने सारे फॉरेनर जापान में आ रहे हैं, उसमें से हार्डली 5% या 10% लोग जापानी सीख के आ रहे हैं। और भाषा सीखना, ये सिर्फ भाषा सीखना नहीं है, भाषा सीखना उस देश की संस्कृति को भी सीखना है, उस देश की संस्कृति से भी जुड़ना है, उस देश के नियमों को भी समझना है। जब तक आपको भाषा नहीं आएगी तब तक आप वो चीज़ें समझेंगे ही नहीं। तो फिर मैंने सबसे पहले शुरू किया कि मैंने कम्युनिटी के जापानी भाषा के वर्क शुरू किए। तो नॉर्मली अगर आप जब भाषा सीखने जाएंगे तो आपको 1 घंटे के लिए 1000 रुपये देने पड़ते थे। तो मैंने 50 रुपये में शुरू किया और उसमें मैं उनको प्रिंट आउट्स वगैरह दिया करता था, तो वो काफ़ी पॉपुलर होने लगा। फिर मैंने सेकेंड स्टेज में जापानी एटिकेट सिखाने का क्लास शुरू किया कि आप रोज़मर्रा की लाइफ में जब आप रास्ते में चल रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड से चलना है, एस्केलेटर पे जा रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड में रुकना है, राइट साइड से ओवरटेक करना है, कचरा कहाँ फेंकना है, कचरा जो फेंकना है उसके लिए जापान में तो एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, एकदम स्ट्रिक्ट। कागज में जाएगा, प्लास्टिक में जाएगा, प्लास्टिक की बोतल अलग भी इसमें जाएगी, कांच की बोतल अलग इसमें जाएगी, सब एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना है उसको। तो हमारे लोग हैं ना फॉलो नहीं करते थे। तो मतलब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक दिन मैंने देखा कि हमारी बहुत बड़ी सोसाइटी थी, उसमें 1532 घर थे और हमारी सोसाइटी के कुछ बूढ़े जापानी लोग कचरे का सेग्रीगेशन कर रहे हैं। मैं बोला सर आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? बोलते हैं कि यहाँ पे जो फॉरेनर्स रहते हैं ना, वो लोग एक ही थैली में सारा कचरा डाल देते हैं। फिर वो जब कचरे के प्लांट में जाता है ना, तो किसी के इसमें से बैटरी निकलती है तो वो आग लग जाती है। फिर वो प्लास्टिक और कागज़ एक साथ कर देते तो फिर वो सेग्रीगेट नहीं होता है। तो बोले कि हम लोग, तो मैं बोला कि आप लोग कैसे पहचानते हो कि ये फॉरेनर की थैली है? तो बोलते जापानी लोग हैं ना, वो लोग कचरा डालने के लिए कचरा डालने की थैली इस्तेमाल करते हैं, फॉरेनर लोग हैं ना, वो लोग शॉपिंग करके आए ना, उस थैली में कचरा डालते हैं। तो मेरा ना वो बड़ा शॉकिंग रहा मेरे इसमें। तो उसकी वजह से कि मैं बोला साला हम लोग कचरा फेंक रहे हैं और ये लोग साफ कर रहे हैं। वो कचरा साफ करने वाले लोग है भी नहीं, वो हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। तो उनका कैसा कि साला हमारे सोसाइटी के नाम नहीं खराब होना चाहिए, उसमें प्राइड है उनको। तो फिर मैंने एटिकेट के क्लासेस शुरू किए, फिर मैंने एंटी फायर की ड्रिल शुरू किए। तो एक हमारी सोसाइटी में और हमारी अगल बगल में मेरी क्लासेस की वजह से बहुत फ़र्क पड़ने लगा। फिर मैंने गवर्नमेंट सोसाइटीज़ में ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं, तो मैंने गवर्नमेंट सोसाइटी के जो मतलब मैनेजर कंपनी जो थी उनसे मैंने कांटेक्ट किया। फिर हमने इंग्लिश में, हम लोग अभी भी लगे हुए हैं, मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए लोगों के लिए नियम, अभी भी आज भी मेरे ट्रांसलेट किए हुए, आज कितने 20 साल से ज़्यादा हुए, अभी भी लगे हुए हैं। मैंने उनको बोला कि हम लोग इंग्लिश में एटलीस्ट ये जो कम से कम जो नियम है इसको लगाएंगे। जैसे मैंने सुना है कि जापानीज लोग आते जाते सॉरी और थैंक यू बोलते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो कैसे बोलते हैं जापानी में? अगर आप जापानी में मतलब अगर सपोज कि आपको किसी से रोक के कुछ बात करने तो बोलेंगे सुमिमासेन, मतलब एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। या फिर मतलब या फिर अगर ग्रीटिंग से शुरू करना तो बोलेंगे कोनिचिवा मतलब हमारा हेलो नमस्ते के जैसा है। अच्छा। लिटरल ट्रांसलेशन गुड आफ्टरनून, बट हेलो नमस्ते के जैसा इस्तेमाल होता है। बट इन जनरल जब आप अगर किसी को जाके बोलेंगे सुमिमासेन तो यू आर ए नेटिव स्पीकर, जब आप कोनिचिवा बोलेंगे तो यू आर नॉट ए नेटिव स्पीकर। तो मैं बोलते टाइम पे मेरे बीच बीच में सुमिमासेन निकल जाता है। जापानी बोलते योगी सान आप इतना सुमिमासेन कैसे बोल लेते हो, जापानियों से ज़्यादा बोल लेते हो, मेरा ऐसा है।
हाँ, तो एक हमारे वहाँ वो एक सेटअप बनने लग गया, लोग नियम तो भाषा के साथ कल्चर, उनके सारे जो जी। वे ऑफ लाइफ दैट हैज टू बी बिल्कुल सर, इनकॉर्पोरेटेड। बिल्कुल सर। और जापानियों का वे ऑफ लाइफ वैसे देखो तो काफ़ी सात्विक है। मतलब जापान में एक है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी है, ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह इट्स अनदर पार्ट ऑफ लाइफ। तो सीखने के जैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे काफ़ी लोग नहीं सीखते। अब अगेन एक एग्जांपल कि एक आईआईटी का बंदा आया, एलीट बंदा, उसको जापानी एक अच्छी कंपनी ने नौकरी दी, उसको जापानी नहीं आता था। तो वो आया तो मेरा जहाँ रेस्टोरेंट है वहीं वो रहने के लिए आया, तो हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आने लग गया। तो मुझे बोलता है, काफ़ी साल पहले की बात है, तो मुझे बोलता है सर, मैंने उसको पूछा मतलब, तो उसने मुझे बैकग्राउंड बताई। तो मैंने बोला यार आप तो बहुत लकी हो कि आपको ऐसी कंपनी में विदाउट जैपनीज आपको जॉब मिली है। तो बोला हाँ, ऐसा है क्या सर? हाँ। बोला आप लकी हो, आप खुद को लकी समझो। वही बंदा 2 महीने के बाद मुझे बोलता है सर मैं जापान छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बोला क्यों? सर क्या बोगस लाइफ है सर यहाँ पे ना वो ट्रेन पे फ़ोन पे बात भी नहीं करने देते सर। जापान में ट्रेन के अंदर फ़ोन करने को अलाउड नहीं है। ओके। आप नहीं कर सकते फ़ोन। अच्छा। तो बोला सर कैसा है सर ये देश, ट्रेन पे फ़ोन भी करने नहीं देते। मैंने बोला यार क्या वो लाइफ की इतनी बड़ी प्रायोरिटी है ट्रेन में फ़ोन पे बात करना? हाँ। बोलता नहीं सर, लेकिन फिर वो ऑफिस में भी फ़ोन नहीं करने देते, वो ट्रेन में भी फ़ोन नहीं करने देते। फिर मैं मेरे दोस्त से, मैं मेरे फैमिली से कब बात कर रहा हूँ, तो रात में बात करना भाई। और उसने छोड़ दिया जापान। ओ तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग लोग, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ की, इसकी भी आपको मतलब पहचान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लोग ऐसी कैजुअल चीज़ों को प्रायोरिटी बना रहे हैं। तो उस मामले में ना मतलब मुझे फिर जापान बहुत ही सात्विक लगता है कि उन लोगों ने एक अलग सा एक अपना लाइफस्टाइल चूज करके रखा है। एंड काफ़ी बार जापानी और फॉरेनर्स में इसीलिए झगड़े होते हैं कि जापानियों को ये डर लगता है कि हमारी ये संस्कृति टूट ना जाए। अच्छा। एंड मुझे उनका वो डर जायज़ भी लगता है। वो कभी ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है, फिर उसके विरोध में मैं काम भी करता हूँ, लेकिन वो जायज़ भी लगता है। तो आप भाषा नहीं जानते, आप संस्कृति नहीं जानते, आप वैसे ही पहुंच जाते हो, वहाँ के रूल्स नहीं फॉलो करते। मेरे ख्याल से इसीलिए आपने ये जो कैलामिटीज की जब हुई तब आपने जो एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया था वो शायद इसीलिए होगा क्योंकि ऑब्वियसली जिनको जापानीज नहीं आती ना, ज़्यादातर जो हमारे इंडियंस हैं, मेरे ख्याल से उसी लिए आपने वो सहायता, आपने वो अपना हाथ बढ़ाया होगा। बिल्कुल सही है एकदम। तो ऐसे करते करते फिर 2005 से 2009-10 तक ये काफ़ी अच्छा सेटअप बनने लग गया हमारा। लैंग्वेजेस के लिए काफ़ी लोग पढ़ाई करने आने लगे, एटिकेट की क्लास में आने लगे। फिर अचानक से 2011 साल में बहुत बड़ा भूकंप आया जो 8-9 रिश्टर स्केल का भूकंप था, और फिर तभी वो जापान का न्यूक्लियर रिएक्टर फूट गया। तो न्यूक्लियर रिएक्टर फूटने की वजह से वो सारी जगह उसका वो कंटेमिनेशन न्यूक्लियर रिएक्टर का फैलने लग गया। तो बाहर की जो मीडिया थी, जापान के बाहर की, उन लोगों ने ऐसा न्यूज़ फैलाया कि भाई ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो फूट गया है इसका अब सारा सब जापान में फैल गया है, अब आप लोग नल का पानी मत पीजिए, वो मत कीजिए ऐसा। तो लोगों में इतना हाहाकार मच गया कि, और फिर मेरे से सोशल वर्क जो धीरे धीरे शुरू हुआ था, मैं 2008 साल से मेरा वो जापानी टीवी पे भी आने लग गया कि हाँ ये एक ऐसा बंदा है सोशल वर्क कर रहा है, तो मेरी काफ़ी मतलब पॉपुलर हो गया था, मैं लोग जानते थे। तो भूकंप होने के बाद फिर लोग फ़ोन कर रहे, योगी जी हम लोग यहाँ रहे क्या नहीं, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा 2 महीने का ही बच्चा है, मेरा 6 महीने का ही बच्चा है, मर तो नहीं जाएगा ना। तो मैं बोला मैडम ऐसा कुछ नहीं होगा, पहली बात ना आप ये बाहर की मीडिया का न्यूज़ देखना छोड़ दो। बट अगेन प्रॉब्लम ये थी कि जापान की जो मीडिया थी वो टोटल जापानी है, वहाँ पे इंग्लिश इतना भी नहीं है, अंग्रेज़ी इतना भी नहीं आता वहाँ पे जापान की मीडिया में। अभी 2-4 सालों से NHK ने अंग्रेज़ी में थोड़ा कुछ करना शुरू किया है, नहीं तो कुछ भी नहीं आता था। तो लोगों को सब गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी बाहर से आ रही है, वो हाहाकार मच रहा है। तो मेरे अगल बगल में आपको बोलूँ अंदाज से 40% लोग, 40% लोग जो है वो यूं जापान के छोड़ के चले गए। कुछ लोगों ने तो मतलब अपने एम्प्लॉयर को बताया भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ करके। मतलब मैं उस टाइम पे बैंक में नौकरी करता था, तो मेरी एक कंपैट्रिएट बैंक थी सुमितोमो मित्सुई करके, मित्सुई सुमितोमो, वहाँ के IT के DGM का फ़ोन आया। शुक्रवार को भूकंप हुआ, सोमवार को बोलता है कि योगी जी मेरे ऑफिस में 10 इंडियन लोग काम करते हो, काम पे ही नहीं आए। मैंने बोला वेंडर से हैं या आपने डायरेक्ट रिक्रूट किया? बोला वेंडर से। तो बोला फिर उसके सेल्स वाले को कॉन्टैक्ट करो, बोला वो भी नहीं पकड़ में आ रहा। तो ऐसी मतलब सिचुएशन हो गई। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि भाई अब करे क्या, और वो टाइम पे सच बोलूँ तो भारतीय दूतावास जो है वो कुछ हम लोगों की मदद नहीं कर रहा था। अच्छा, शांति से बैठे हुए थे, कुछ नहीं मदद कर रहे हैं, लेड बैक। हाँ, तो फिर हम लोगों ने फिर दूतावास को अप्रोच किया, उनको बोला कि सर कुछ तो करने की ज़रूरत है। तो दूतावास का ये स्टांस था कि हमारे पास ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस नहीं है,
हमें कोई मतलब ऑफिशियल सूचनाएं आई नहीं है भारत से या जापान से कि हम हमारे भारतीय लोगों को क्या बताएं कि ओह। हाँ, तो हम लोग कुछ अनाउंस ही नहीं कर सकते। हम लोग उस जटिल सिचुएशन में हैं अच्छा, कि हम लोग ऑफिशियली कुछ नहीं अनाउंस कर सकते। तो फिर काम क्या है उनका? सूचनाओं का वेट करना और उसको सिर्फ प्रसार करना। ओ गॉड। तो लेकिन एम्बेसी का ये हरदम ही ऐसा रहा कि हमारे का नॉर्मली बहुत सारे प्रॉब्लम्स में तो हमारे कुछ भी मतलब मदद नहीं करते। तो फिर ये भूकंप होने के बाद मेरी तो ये काफ़ी रियलाइजेशन हुआ कि हम लोगों को हमारे ही बीच में हम लोगों को सबको एकजुट होकर हम लोगों को एक कुछ तो करना पड़ेगा कि हम एक दूसरे की मदद कर सके। और मैं तो आपको ये टोक्यो की बात कर रहा हूँ कि 40% लोग तो डर डरा के भाग गए। अब टोक्यो के बाहर जो लोग हैं उनसे, जो दूर दराज में लोग रह रहे हैं जापान के, उनके साथ तो हम लोग को कांटेक्ट करने को भी नेटवर्क भी नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी डेलिब्रेशन करके, और नॉर्मली भारत के बाहर ऐसा होता है कि भारतीय लोग एक नहीं होते हैं, वो फिर एक मराठी मंडल होता है, फिर एक कन्नड़ा बड़गे होता है, एक तमिल संगम होता है, ओडिया लोगों की, उसमें भी फिर वो 4 एसोसिएशन हो गए हैं, उसमें भी 10 लीडर पैदा हो जाते हैं। तो एक ओवरऑल जो पहली बात तो कम्युनिकेशन बनता नहीं है सबका, एक स्ट्रीम है ही नहीं कम्युनिकेशन की कि चलो भाई कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करें, हम लोग कुछ हेल्प करें। अभी आजकल फेसबुक ग्रुप वगैरह चल रहे हैं काफ़ी अच्छे से, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, बट वो टाइम तो कुछ भी नहीं था। तो फिर हम लोगों ने ये सारे एसोसिएशंस के जो हेड थे, मैंने सबको एक बुलाया कि हम लोगों को कुछ तो नेटवर्क फॉर्म करना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये चलेगा नहीं। फिर काफ़ी साल हम लोगों ने उसको डेलिब्रेशन किया। फिर हम लोगों ने अखिल जापान भारतीय संघ बनाया, जिसको हम लोग अजय करके नाम रखा, ऑल जापान एसोसिएशन ऑफ इंडियन। और हमने, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, हमने सिर्फ सोशल वेलफेयर हमारा काम है। आप वो ट्रस्ट का धागा बने हैं। जी बिल्कुल, जिसकी वजह से आपको शायद मतलब आगे चल के काफी इलेक्शन में काफी उसका वो जी मिला। बिल्कुल। मैं अपना ये नहीं करना चाहता, बट मैं सच कहूंगा कि ये काम मतलब थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसा काम, या फिर आप कहें तो शिवाजी महाराज के जैसा काम रहा कि धागे जोड़ते रहो। अब धागे जैसे जुड़ते गए ना, तो कुछ लोग धागे तोड़ते भी गए कि ये तो बड़ा होशियार बन रहा है, ये सब तो खुद के लिए कर रहा है। अरे मैं खुद के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, मैं कंपनी में, मेरी सैलरी भी बहुत थी, पैसा भी कमा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ पॉपुलैरिटी के लिए। उसके लिए मुझे भारतीय संघ बनाने की जरूरत नहीं है। ये खुद के $4 लाख डाल के मुझे इंडिया कल्चर सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो धागे तोड़ने वाले लोग हैं ना, मैं इनको भी बोलता हूँ कि अगर तुम लोग समझते हो कि तुम भारत के सच्चे सुपूत हो ना, तो मुझे बताओ तुमने क्या किया भाई। ये भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि धागे जुड़ते जाते तो टूटते भी जाते हैं, तोड़ने वाले हैं ही। और वो तो हम लोग इंडियंस तो उसके लिए फेमस तो है ही कि हम, हमारे सारे धागे जुड़ के नहीं रहते हमारे, इसलिए मुगल आके राज करते हैं और अंग्रेज आके राज करते हैं, और वो आज तक हम लोग सीख नहीं पाए। तो ये फॉरेन कम्युनिटीज में अभी काफी जो भारतीय लोग जो प्रदेश में रह रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा, उनके बीच में होने लगा है अभी ये। तो फिर हमने ये संघ बनाया। फिर उस संघ में हम लोग अभी इतना लोगों को मदद करते हैं, आप मतलब बिलीव नहीं करोगे कि किसी की मौत हो गई तो उसके पूरा क्रीमेशन से लेके हम लोग पैसे निकालते हैं, उसका क्रीमेशन करते हैं। नॉर्मली फैमिली अगर अकेला आया तो बोलते हैं कि सर डेड बॉडी भेज दो ना, पैसे भी नहीं होते, सर डेड बॉडी भेज दो ना, आखिरी चेहरा देखना है। बोला देखो इससे ना आपको फायदा होना है ना हमको होना है, हम लोग उसका एकदम ठीक से यहाँ क्रीमेशन करेंगे, हांडी आप तक जो अस्थियाँ है वो हम लोग पहुँचा देंगे। या फिर अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी में मैटर्स आते हैं, इतनी सारी पुलिस केसेस होते हैं अभी, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि कहीं जाके दुकान में चोरी कर ली। अब एक पिताजी आए, 70-80 साल के होंगे, एक हमारे इंडियन के। अब वो गए दुकान में, उनको पता नहीं है कि वहाँ पे जो दुकान का सामान है वो एक पहले दुकान की बास्केट लेनी है, 10-12 साल पहले की बात है, सामान जो खरीदना है उसमें डालना है, फिर उसको जाके उनके पास थैली थी, उन्होंने सामान ऐसा उठाया और थैली में डाल दिया, दुकान वालों ने पकड़ लिया कि चोरी कर लिया करके। अरे बोला भाई ये सब, तो फिर उसको पुलिस में उनको ले गए। फिर मेरे पास वो केस आया, मैंने पुलिस को बोला कि सर ये बंदे का बैकग्राउंड आप समझिए पहले, तो ये यहीं रहने आया है, चोरी करने थोड़ी आया है, अभी इसको पता नहीं था ये रूल। तो पुलिस बोलती है कि नहीं हम लोग ऐसे कैसे समझे कि ये चोरी नहीं कर रहा है, देखो वीडियो में ये तो अपनी बैग में डाल रहा है। बोला इसको नियम नहीं मालूम है, इसको बैग में नहीं डालना है करके। ऐसी सब केसेस में सर कभी नहीं आते एम्बेसी वाले हेल्प करने के लिए। अभी एक हमारा IIT का बंदा, एलिट बंदा है, IIT पास हुआ, उसको इंटर्नशिप के लिए जापान में आया, तो उसके कंपनी वाले बोले कि चलो पार्टी करते हैं, आया तू जापान में, तो बार में ले गए उसको फ्राइडे नाइट को। वो बार में गया, वो दारू पी रहा था, एक वहाँ का याकुजा मतलब हमारे यहाँ जैसे भाई होता है, तो वहाँ का भाई था वो बार में। वो चलते चलते भाई को लग गई ठोकर, भाई हो गए गुस्सा, भाई ने बुलाया 4 लोगों को, दे इसको गपागप। ये था पंजाबी बड़ा,
183 सेंटीमीटर, 183 सेंटीमीटर का। उसने भाई को एक जो, अभी उसको मालूम नहीं है भाई है करके, उसने भाई को एक जो मुक्का लगाया, भाई गिर गया 2 फुट दूर, 4 फुट दूर। तो भाई को पता है अब सिस्टम, भाई ने पुलिस को बुला लिया। हाँ। पुलिस ने पकड़ा हमारे बंदे को, 1.5 महीने अंदर था, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। 1.5 महीने के बाद कैसे वैसे उसकी माँ ने मेरा नाम ढूंढ के निकाला, मुझे इंडिया से कांटेक्ट किया, योगी जी मेरा बेटा ऐसा अटका हुआ है, आप प्लीज़ हेल्प कीजिए। मैं बोला 1.5 महीने से अंदर पड़ा है, कैसे मतलब। फिर मैं गया, मैं उस केस में पढ़ा मैंने, फिर हम लोगों ने एक वकील चेंज किया। पहले मैंने जो हमारे एसोसिएशन में हमने अभी वकील रखा हुआ है हमारा खुद का। ओके। हाँ, वो हम लोग को सारा एट गुड रेट, एट गुड विल हम लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देता है, कम रेट में करता है। फिर पुलिस पे हम लोग दबाव लाए, फिर वीडियो देखा तो पता चला कि साला शुरुआत तो ये भाई ने किया। तू भाई जिसने पहले हाथ उठाया तू उसको नहीं अंदर ले रहा है, और ऊपर से भाई पैसे मांग रहा है सेटल करने के लिए। कुछ तो वो टाइम पे 3.5-4 लाख रुपए मांग रहा था, बोलता तो मैं सेटल कर दूंगा। हाँ, तो फिर हम लोग बीच में पड़े। फिर उसको, अब इसमें और एक ट्विस्ट था, जो जिसको पकड़ा था उसकी बहन की इंडिया में शादी थी 1 हफ्ते बाद, उसी के बाद। इसलिए वो माताजी मुझे बोली कुछ भी कीजिए उसकी बहन की शादी के पहले, नहीं तो आपको भारत में पता है अगर उनको पता चलेगा कि जेल में है तो शादी टूट जाएगी। तो मतलब आपका तो मतलब रेंज ही वाइड रहा है, मतलब एक डोमेस्टिक मामले से लेकर के आप संस्कृति का भी वो कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था और ये सब में। सर मैंने आज तक आपको बोलूँगा कि एज ए वकील, मैं वकील नहीं हूँ, बट जापान की लॉ सिस्टम में एक ऐसे वो है कि आप मतलब अगर फॉरेनर है उसको जापानी नहीं आती है, वो अपने विचारों को बता नहीं सकता है, तो वो किसी जापानी आने वाले को अपना माउथ पीस करके यूज़ कर सकता है कोर्ट में विदाउट यूजिंग वकील। अच्छा। बिना वकील लगाए। तो मैंने आज तक 8 लोगों की केसेस लड़ी हुई है कोर्ट में वकील की तरह, बिना एक पैसा लिए, और सारी 8 की 8 केसेस मैंने जीती हुई है। मतलब मैंने ऐसी ली कि जिसमें मुझे लगा कि ये बंदा सही है। वाह। तो मतलब फिर उसके लिए फिर पढ़ाई करो, वकील से मैं मतलब वो भी लेता हूँ, तो मैं वकील को बोलता हूँ कि ये बंदा पैसे नहीं दे सकता तो मैं लड़ूंगा इसके लिए। वाह। तो ये ऐसी सब चीज़ें की। तो भूकंप के बाद फिर ये एसोसिएशन बनाई, फिर इसमें हमने वेलफेयर शुरू किया। ये आपका जो सोशल जो इंक्लिनेशन है जी, इतना सब वो करने का, वो कहाँ से आया? मैं भी पता नहीं, बट मेरे पिताजी भी काफ़ी सोशल रहे, वो भी काफ़ी सामाजिक रहे, तो वो भी लेबर यूनियन में रहा करते थे, लाल फीत। अच्छा। हाँ, तो बचपन में मुझे ले जाया करते थे। और हमारी माताजी हैं, हमारी माताजी भी ऐसे रही कि हमारी माताजी मतलब उनकी शादी हुई तब वो 7वीं कक्षा में थी। तो शादी होने के बाद तो फिर 1-2 साल घर पे फिर खाना बनाना सीखो, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया। तो फिर हमारी माताजी लेकिन थोड़ी पढ़ाकू है, तो वो बोली कि हमारे पिताजी को कि मुझे पढ़नी है, तो उन्होंने टेलरिंग सीखा मेरी माताजी ने। फिर टेलरिंग सीखने के बाद उनको ऐसे समझ में, मेरी माताजी को ऐसा लगा कि मैं जिस स्टोरी में से गई हुई उस स्टोरी में से तो बहुत सारी लड़कियां जाती होंगी, फिर उनके घर में पैसे नहीं होंगे इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रही है, उनकी जल्दी शादी हो गई इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो हमारी माताजी ने टेलरिंग सीखने के बाद 2-4 साल यहीं बम्बई में अंबरनाथ से आती थी और यहाँ पे नौकरी करती थी। तो माताजी मुझे बताती है कि मैं जब बच्चा था तब वो ऐसे मशीन के बीच में वो झोली लगाती थी और उसमें मुझे सिलाई करती थी और फिर काम करती थी। और ये एक्चुअली हुआ है? हाँ, हुआ मतलब ये हमने पिक्चर में देखा है, तो फोटोज में देखा। हाँ, तो हमारी माताजी बताती है मुझे। तो फिर उनकी वो समझ में आया कि अगल बगल में बहुत सारी लड़कियां हैं कि जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है। और वो टाइम का भारत ऐसा था, मतलब मैं 1970s की एंड में और 1980s की बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, कि वो टाइम पे भारत ऐसा था कि अगर कुछ नहीं है तो कम से कम सिलाई आ रही है, खाना अच्छा बनाना आ रहा है, तो एटलीस्ट वो शादी का क्वालिफिकेशन हुआ करता था। तो हमारी माताजी ने फिर क्लासेस लेना शुरू किए। अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको उसके फोटोज दिखाऊंगा। हमारी माताजी ने इतनी सारी लड़कियों का लाइफ बनाया है, उनको फैमिली बनाया है। और तो ये मतलब आपके जीन्स में है? प्रोबेबली यस। तो ये अब समझ में आ गया इसका रहस्य क्या है। तो हमारे घर में मतलब ऐसे लोग ही लोग रहते थे हरदम। और हमारी माताजी तभी, जिसके पास, हमारी माताजी ने कभी उनसे 1 रुपया 2 रुपया से ज़्यादा फीस नहीं ली, कभी नहीं। जिनके पास पैसे नहीं उनको तो घर में ही हम लोग खाना खिलाते थे। हमारे बड़े आम की टीम से उनको प्रणाम और कहिए। लेकिन अब भी आप यहाँ आके भी या वहाँ रहकर भी आप जो सोशल वो है आपका इंक्लिनेशन, जैसे आप यहाँ आए हुए हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में आप मेंटर करने आए हैं, किस प्रकार का मेंटर करने आए हैं स्टूडेंट्स का, ये आप बताएंगे? ज़रूर। हम लोग पॉलिटिक्स में कैसे घुसे वो अगर बाद में जाएंगे, राइट? हाँ। फिर उसके पहले अभी ये ले लेंगे, ठीक है? तो अभी कैसा होता है कि मैं गांव से निकला, फिर जापान पहुंच गया। जापान में देखा, अरे चौंक गया मैं, ये कौन सी दुनिया है भाई।
मैं जिस दुनिया से आया हूँ, ये दुनिया कौन सी है भाई कि यहाँ पे ग्लास की बिल्डिंग्स बनी हुई है, यहाँ इतनी साफ सफाई है, लोग सब सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, लोग सब बहुत ही अच्छे ठीक ठाक से कपड़े पहने हुए हैं। तो एक अलग से दुनिया में गया तो मैं बड़ा वॉचफुल रहा, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ना, देखना चीज़ों को, और मैं उसमें से फिर सीखता गया। तो जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो फिर मैं रामानुजन जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, तो उनका मैं काफ़ी बार एग्जांपल देता हूँ कि रामानुजन जो थे वो मतलब उनकी जो प्रतिभा थी गणित के विषय में, वो मतलब दुनिया में आज उसका कोई तोड़ नहीं है। 32-33 साल तक वो जिए और उसमें से कुछ ही सालों में उन्होंने 3000 थ्योरम्स लिख डाले जो आज तक आधे तो लोग सॉल्व भी नहीं कर पाए। तो लेकिन वो व्यक्ति, उनकी प्रतिभा की वजह से वो इंग्लैंड में गए। इंग्लैंड में जब वो गए तो उनको इंग्लैंड में कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या खाना है, कैसे खुद को संभालना है, वहाँ की ठंड में कैसे कपड़े पहनने हैं, इसका उनको कोई ज्ञान नहीं था। ये हमारे आनंदी जी का भी हुआ था, जब वो पहली डॉक्टर जब गई थी जी, तो वहाँ जाके उनको ये सब वही है, खाने के वो जी, थे जी, और फिर रहने का वो था, बिल्कुल जल्दी वो इसीलिए वो गुजर उनकी गई। वो भी गुजर गई, बिल्कुल सही वही कहानी। और फिर तो इन लोगों को कैसा हुआ है कि फिर उनको टीबी हो गई, पहले सर्दी खांसी हो गई, फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, फिर वो टीबी हो गया और रामानुजन जी 32-33 साल की उम्र में निकल गए। आनंद जी का भी वैसा ही हुआ, शायद वो भी 40 के पहले ही गुजर जी। गए। तो आज भी मैं देखता हूँ ना, इस स्टोरी में कोई फर्क नहीं है सर, अच्छा, कोई फर्क नहीं। किसी तो भी फैमिली में कोई तो बच्चा उठता है, नहीं मुझे यूएस जाना है, तो माँ बाप देखेंगे अच्छा पैसा है, अच्छा बेटा तुझे यूएस जाना है, अच्छा कितने लगेंगे पैसे एडमिशन के लिए, हाँ चलो। फिर अच्छा मुझे जापान जाना है, तो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं माँ बाप का पैसा खर्च करके जापानी भाषा सीखने के लिए जापान में। लाखों रुपए खर्चा करते, साल भर जापानी सीखते हैं, उसमें से किसी का लग गया तो लग गया, किसी को नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन ऐसे जो बच्चे आते हैं ना, मैंने देखा ना, वो कभी अंदर तक डूबते नहीं है, न उस भाषा में डूबते हैं, न उस संस्कृति में डूबते हैं। तो लोग हवा में ही आ जाते हैं। तो मैं इसलिए अभी कॉलेजेस में जाके ये सिखाता हूँ कि भाई अगर आपको बाहर नौकरी के लिए जाना है या आपको बाहर पढ़ाई के लिए जाना है, आपको खुद की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको ग्लोबल लीडर बनना है, आपको अगर सक्सेसफुल बनना है, ग्लोबल लीडर तो छोड़ दो, आपको बाहर देश में जाके अगर आपको रिस्पेक्ट हासिल करना है, अगर आप चाहते हैं कि बाहर लोग आपको रिस्पेक्टफुली आपके साथ रहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपका जो विषय है, या आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आपका जो विषय है, उस विषय में आपकी प्रतिभा होनी चाहिए, आपको उसमें एकदम एक्सीलेंट ज्ञान होना चाहिए। तो जापानी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, ये आपको होनी ही चाहिए। आपको पहले कोई भी अगर कोई एम्प्लॉयर है, अगर वो आपको काम पे रखेगा तो इसलिए रखेगा कि आपको काम आता है। यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोफेसर उसकी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन क्यों देगा कि वो जानता है कि इसको इसकी सब्जेक्ट में समझ है, इसको इसके विषय में समझ है, ये मेरे यहाँ के अच्छा काम करेगा। और अगर कोई सरकार आपको स्कॉलरशिप देगी तो इसीलिए देगी कि क्योंकि आप में प्रतिभा है, इसीलिए। तो पहले आप अपने विषय को अपना तगड़ा बनाइए, ताकतवर होना चाहिए उसमें, किंग। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि किंग ऑफ वन एंड जैक ऑफ मेनी। आपको एक किसी विषय में आपको राजा बनना पड़ेगा, फिर वो कुछ भी हो, वो भाषा हो, गणित हो, विज्ञान हो, कला हो, कुछ भी हो, आप उसमें राजा होने चाहिए भाई, तभी आप रिस्पेक्ट ड्रॉ करोगे। तो मेरे विषय में ऐसा हुआ कि जब मैं जापान में गया तो मैं जापानी में राजा बना। मतलब लोग जब मेरे से बात करते थे ना, मैं फ़ोन पे बात करता था ना, तो लोगों को आखिरी तक पता नहीं चलेगा कि वो जापानी से नहीं बात कर रहे करके। आज भी ऐसा होता है कि जब मैं किसी को अपना नाम, मेरा नाम योगी करके बताता हूँ, तो योगी नाम ये जापानी में भी होता है। अच्छा, जब बातें आगे बढ़ती हैं और कभी जब उनको समझता है कि नहीं मैं जापानी, मूल जापानी नहीं हूँ, तो चौंक जाते हैं सब, और ये समझ में ही नहीं आया। काफ़ी लोग तो फ़ोन करने के बाद मुझसे मिलने आते, जब पहली बार मेरा ऐसा होता है कि चेहरा देखते तब देखते अच्छा आप हो क्या, चौंक जाते हैं। तो विषय का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, कि पर्सनैलिटी या फिर सॉफ्ट स्किल्स, तो ये दोनों चीज़ है। सॉफ्ट स्किल्स तो अगर आप किसी को सीवी भेज रहे हो तो आपको सीवी कैसे लिखना है, लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करनी है,
ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं जापान में सीवी भेज रहा हूँ तो मुझे सीवी कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये जानना ज़रूरी है। जापान में अलग तरीके से सीवी लिखा जाता है। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी से पहली बार मिल रहे हैं, तो आप कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बाल बनाने हैं, जूतों को कैसे साफ रखना है। कोई भी बंदा आपसे जब पहली बार आपको देखेगा तब वो डिसाइड करता है, अच्छा तो मैं इसको कितना रिस्पेक्ट दूँ, वो आपको देख के पहले कैलकुलेट कर लेता है। अगर आप भिखारी के जैसे जाओ, वो आपको भिखारी के जैसे ट्रीट करेगा। अगर आप ठीक ठाक साफ सुथरे जाओ, आपको वो वैसा ही ट्रीट करेगा। ये यहाँ स्विच हो जाता है। तो पर्सनैलिटी, सॉफ्ट स्किल्स, तो मुझे लकीली एक मैडम ऐसी मिली कि जिन्होंने मुझे इसका थोड़ा सा ज्ञान दिया। तो मुझे मिली तो वो आई और मेरे पैंट के पीछे देख रही है यहाँ ऐसे। मैंने बोला मैडम क्या देख रही है? बोली कि मैं देख रही हूँ कि तुम कितने बार अपने जूते पैंट के पीछे पहुँचते हो। बोले ये बड़ी गंदी आदत होती है लोगों में, आप जूते घर पे साफ करके आओ, मीटिंग के पहले पैंट के पीछे मत साफ करो। बोला यार हाँ, ऑब्जर्वेशन तो ऐसा ही करना चाहिए। तो हमारे बच्चों में मैं काफ़ी बार देखता हूँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ नहीं ग्रो करते, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करते, सॉफ्ट स्किल्स नहीं डेवलप करते, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स ये नहीं डेवलप करते। फिर उसके बाद जब आप आगे जाएंगे, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके बाद में आगे जाके फिर आप जिस देश में जा रहे हो या जहाँ कहीं जा रहे हो उसका आप कितना ज्ञान ले लेते हो, उस देश से स्पेसिफिक ज्ञान कि भाई इस देश में जा रहा हूँ, इसमें ऐसे करना है, वो करना है। और जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप वहाँ पे हमारे लोग हैं, उनसे कनेक्ट होना है। क्योंकि आपको ऑलवेज फ्रॉम डे वन आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो आपको फॉल बैक ऑप्शन चाहिए। बिल्कुल कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं कहाँ रहूँ तो अच्छा है। एक सपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल एक सपोर्ट सिस्टम। और अभी मीडिया के इसमें आपको मिल जाती है, फेसबुक के ग्रुप्स मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं। एंड फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक बोलता हूँ कि आप कितना भी ज्ञान जमा कर लो, आप कितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल लो, कितना भी खुद को डेवलप कर लो, बट 100% तो आप अचीव नहीं कर सकते। तो आपको ऑलवेज इम्प्रूव होता रहना होगा। और उसके लिए लास्ट स्किल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है इमिटेशन, चोरी करना। हाँ, तो चाइना के जो फिलोसोफर है लाओ त्सो, इंडिया में भी फिलोसोफर्स ने बोला, बट वो बोलते हैं कि हम लोग हमारी लाइफ में 90% से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इमिटेशन से सीखते हैं, कॉपी करने से। देखते हैं, समझते हैं, हाँ ये अच्छा लगा, उठा लिया। तो इमिटेशन ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, क्विक लर्निंग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं जापान में पहली बार गया तो मुझे किसी ने बोला नहीं कि वहाँ भाई 2 पीस सूट में जाना है, 3 पीस सूट में जाना है, नेकटाई लगाना है। तो मैं उसके पहले इंडियन आईटी कंपनी में काम करता था, तो मैं बिजनेस कैजुअल्स लेके गया। मुझे लगा कि वही होगा वहाँ पे। वहाँ जाके देखता हूँ तो सारे लोग 100% सब सूट टाई में बैठे हुए हैं। मुझे इतना ऑकवर्ड फील हुआ, इतना गंदा फील हुआ मुझे। मैंने एक हफ्ते के बाद मेरे सेल्स वाला जो बंदा था, मतलब मेरा जो मैनेजर था वहाँ पे, मैंने उसको बोला कि भाई सूट खरीदने के लिए पैसे दे। तो नॉर्मली काफ़ी सारे बंदे जाएंगे, वो जाएंगे देखेंगे, लेकिन वो उसमें से इमिटेट नहीं करेंगे। मतलब काफ़ी सारे, अब मैं थोड़ा सा ओरिजिनलिस्टिक कमेंट कर दूँ तो मैंने पर्टिकुलरली देखा कि साउथ इंडियन लोग जो है वो अपना चेक्स का शर्ट और वही में कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी लोग हैं, मैंने देखा हुआ है कि वो बाहर देश में जाएंगे और फालतू में अपनी संस्कृति को वहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे 1-2 दोस्त मैं जानता हूँ जिनको, जो धोती पहन के ऑफिस में जाते हैं। क्यों भाई? और ये जो सारे मतलब कपड़े बने हुए हैं, संस्कृति बनी है, वे उस देश के मतलब वहाँ की भौगोलिक चीज़ें हैं, वहाँ का इतिहास है, सारी चीज़ें बनने के बाद वो चीज़ें बनी है। आप क्यों वहाँ जाके अपने धोती में ऑफिस जाना चाहते हो? और वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हो और धोती में जाते हैं, फालतू में एजेंडा बनाते हैं। तो डोंट डू दैट, एलियनेट मत करो खुद को। तो इमिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में मतलब जापानियों का मतलब डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये सब चीज़ें उनकी इतना अच्छे से करते हैं। अगर हम लोग उतनी सी चीज़ें भी थोड़ा सा सीख लेना तो जापानी हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें सीखते सीखते, मतलब मैंने नौकरी करते करते, समाज कार्य करते करते, ये सब चीज़ें सीखते सीखते जब मैं पॉलिटिक्स में उतरा, तो जब लोगों के सामने मैं खड़ा रह के बात करता हूँ, तब उनको लगता है कि भाई हाँ ये हमारे में से एक है। तो उनकी चीज़ें मैंने उठाई, उसकी वजह से उनको लगता है कि हमारे में से एक है, ये हमको लीड कर। शायद यही क्वालिटीज़ होंगी जिसकी वजह से आपको उन्होंने एक्सेप्टेंस आपको इतना मिला। बिल्कुल, वहाँ के लोग होंगे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट सिस्टम आपने हमारे लोगों के लिए आपने जो किया है, उसकी वजह से शायद आप। तो
एमएलए जब आप जी। वहाँ बने जी और आप पॉलिटिक्स में गए, जी तो वहाँ के पॉलिटिक्स और यहाँ के पॉलिटिक्स में क्या जी। फ़र्क है? मतलब क्या यंत्रणा क्या है या जी, कुछ जी। फ़र्क है? बिल्कुल बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मुझे लगा कि जापानी पॉलिटिक्स मतलब अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र हर जगह थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है। हुँ, हुँ। उसमें मतलब अ, गलत धंधे, टेबल के नीचे से पैसे लो, ये सब चीज़ें अभी काफ़ी जगह कहीं भी जाए तो अब लोकतंत्र में चलते हैं। हुँ, फिर वो आधुनिक देश हो या हमारे जैसा उभरता हुआ देश हो, हर जगह चल रहा है वो। बट जापान का जो देश है उसमें उन्होंने देखा हुआ है कि उनकी वहाँ की पॉलिटिक्स में ये क्लियर है एकदम कि हमारे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हुँ, इसलिए जापान में आप जाएंगे तो रोड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सब इतनी व्यवस्थित बनाई हुई है सारी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कभी। आपको मतलब कंप्लेंट का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा। आप अगर वहाँ के मतलब मंत्रालय में जाएंगे, सिटी ऑफिस में जाएंगे, आपको कोई पेपर बनाना है, कुछ निकालना है, तो आपके काम ऐसे 2-4 मिनट में हो जाते हैं सारे। हुँ, हुँ, कोई उसमें मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिठा के रखा हुआ है, अभी भाई अगले हफ्ते आओ, अगले महीने आओ, वो नहीं होता है वो सब। हुँ, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि असेंबलीज इफेक्टिवली काम कर रही है। हुँ, तो जापान में अभी असेंबलीज कैसे काम करती है कि जापान में जो महापौर, मेयर जो होता है या जो सीएम जो होता है, वो बेसिकली वो पॉलिटिकल विंग से नहीं इलेक्ट होते। हुँ, उनका इलेक्शन अलग से होता है और मेयर और सीएम ये लोग ब्यूरोक्रेटिक विंग को हेड करते हैं। और जो पॉलिटिकल असेंबली जो है, इसका काम सिर्फ ये है कि ये लोग सही काम कर रहे हैं यानी ये सिर्फ चेक करना है। और असेंबली में इनके कामों के ऊपर चर्चा करना है कि भाई तुमने इस काम के लिए इतना पैसा इधर क्यों लगाया, फिर ये इधर जो आपने ये बजट लगा हुआ है इसको एक्चुअली ये ज़्यादा प्रायोरिटी है, आप इसके लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो वो क्रॉस चेक मैकेनिज्म करके बहुत काम करता है। तो जापान में पॉलिटिकल विंग के हाथ में बजट या एडिशनल स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं दी गई है। जापान में असेंबली इज ए चेक फंक्शन, ब्यूरोक्रेसी इज एन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, एंड पुलिस इज ऑल्सो अगेन चेक फंक्शन। और पॉलिटिशियंस का पुलिस के ऊपर या जुडिशियल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, टोटल अलग। मतलब आप काफ़ी लोग आते हैं अभी जापान में, कुछ गड़बड़ कर दी, पुलिस में अटक गए, चोरी वोरी कर ली, तो बोलेंगे योगी जी वो पहचान लगाइए ना, अभी मेरी तो है पहचान, लेकिन आप जापान के किसी एमपी के पास जाएंगे, वो बोलेगा भाई पुलिस के मामले में हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे, वी कैन नॉट डू एनी रिकमेंडेशंस। ओह! हाँ, अगर आपको चाहिए कि कोई गारंटी लेटर वगैरह चाहिए, तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो गारंटी लेटर वगैरह लिख के देंगे कि भैया हाँ ये आदमी कुछ गलत और नहीं करेगा, बट इसको छोड़ो, ये हम लोग नहीं कर सकते। तो पुलिस विंग ये टोटली अलग रखा हुआ है और उसकी वजह से एक अलग तरीके की साफ सफाई सारे सिस्टम में है। हुँ, आप वहाँ के असेंबलीज देखेंगे, सारे एकदम ठीक ठाक कपड़े पहने होंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिबेट करेंगे। मतलब कोई बीच में कविता गा रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई किसी के ऊपर ठहाका लगा रहा है, जोक सुना रहा है, ये सब नहीं होता सर, ये सब नहीं होता। वो अपने समय का और दूसरे के समय को, वो दोनों को वो उसकी इज्जत कर रहे हैं। अब आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं, मतलब आप जी एमएलए माजी हो चुके हैं, जी, पास्ट हो जी, चुके हैं। जी अब आप गैजेटेड ऑफिसर, जी एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जी जी वो हैं। क्या अब फिर से पॉलिटिक्स जाना चाहेंगे? जी। पहली बात तो मैंने मतलब पॉलिटिक्स मैंने 3 साल किया और फिर मुझे लगा कि एक एमएलए बनकर मैं सिस्टम को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता। हुँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके बनाए हुए मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक विंग ने जो प्लान दिया हुआ है उसके ऊपर मैं अपने विचार सजेशंस दे सकते प्रदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको चेंज करने की ताकत मेरे में है नहीं। हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्यूरोक्रेटिक विंग में काम करना है, और लकीली प्राइवेट सेक्टर से एजेंट मतलब एक्सपीरियंस लोगों के लिए ब्यूरोक्रेटिक विंग का दरवाजे खुले, मैंने एग्ज़ाम दी, इंटरव्यूज़ दिए, हमारे जैसे यहाँ आईएएस होता है वैसे ही, और वो सब पास करके मैं ब्यूरोक्रेटिक विंग में आया। तो मेरा एक था कि ब्यूरोक्रेटिक विंग में क्या चल रहा है वो मुझे देखना था। सारी पावर्स क्योंकि उधर है, पैसा उनके पास है, टोटल कंट्रोल। अब मैं ब्यूरोक्रेसी में आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ थोड़ा सा भारत के जैसा है, 5 रुपए की चीज़ 15 रुपए को खरीद रहे हैं, होता है लोकतंत्र में है। तो अब वो चीज़ें मेरी समझ में आई हैं, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी और 4 साल के बाद 2029 साल में मैं सीएम लेवल तक नहीं गया तो भी फिर मैं मेयर लेवल, तो एक हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ सिटी, ये मैं टारगेट करूँगा। तो 2029 में अब अगले वैसे इलेक्शन आएंगे, तो 2029 में मैं उसकी कोशिश करूँगा। मुझे लगता है आपको कोई नहीं रोक सकता। आप, मेरे ख्याल से हम बिल्कुल देखेंगे 2029 को आप वहाँ वैसे मेयर या सीएम जी, बने जी, हुए, जी।
एक और फिर क्या कहते हैं इंडिया का एक फ्लैग वहाँ पे बिल्कुल आप वो करेंगे, और ऊंचाई तक ले जाएंगे। ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो अभी उस इससे अभी तैयारी शुरू की है, अभी लोगों से मिलना शुरू किया है। अभी क्या है, मैं ब्यूरोक्रेसी में इसलिए मैं ओपनली बोल नहीं सकता, तो सब पीछे से तैयारी शुरू की है। काफ़ी सारे MLA से मिलता हूँ हाँ। और लोकल काफ़ी बिजनेसमैन वगैरह से भी कनेक्ट करना शुरू किया हुआ है। तो अभी धीरे धीरे मतलब टाइम है, तो उसके लिए भी तैयारी करते जाऊँगा और फिर मतलब सक्सेस तो हासिल करनी है। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो सपोर्ट सिस्टम, आपने जो कुछ आपकी जो क्या कहते हैं देने की जो इच्छा है जी जी, उसकी वजह से आपको वहाँ पहुँचना सबके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भगवान ने बोल दिया या पालकों ने दिया, पेरेंट्स ने दिया, ये काफ़ी जो मिलना था वो मिल गया, ऐसा लग रहा है। पैसा मिल गया, अलग अलग चीज़ें मिल गई, एक अच्छा शरीर मिल गया। तो अभी थोड़ा सा वो है कि दिल में कि अभी देना भी है, देना है। सिर्फ लेना नहीं है। और उसका एक वो मतलब दे के तो जाना ही है, वो काफ़ी मेरे दिल में है। जी, क्या बात है। मैं आपसे बात करके, आपसे मिलके इतनी बड़ी खुशी। मैं पहली बार आपसे मिला हूँ, हम फ़ोन पे तो बात की है लेकिन बिल्कुल आप पर्सनली मिल गए। आप इतने इन्फेक्शियस हैं आपकी एनर्जी और आपकी देने की जो इच्छा है वो बिल्कुल मतलब उभर के आती है। धन्यवाद। तो बड़ा आनंद हुआ आपसे मिलके बात करके। और मेरे ख्याल से हमारे जो बड़े आम के सारे जो लिसनर्स हैं, दर्शक हैं, जी, वो मेरे ख्याल से बड़े खुश होंगे आपको सुन के, आपको देख करके। आशा रहेगी कि लोगों को थैंक यू पसंद सो आएगा। मच, जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। यस जी, थैंक यू। अब तो आप जान ही गए होंगे कि अब अगर आपके बच्चों को या आसपास के स्टूडेंट्स को जापान में जाना है या वहाँ पे सेटल होना है, वहाँ पे आपका प्रोफेशन करना है, तो किससे मिलना है? हमारे प्यारे योगी जी से। क्योंकि ये हमारे देश के बच्चे ही नहीं लेकिन परदेश में भी जाते हैं और ये अवेयरनेस देते रहते हैं और अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। तो आपको हमारे ये बड़े आम कैसे लगे, आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही, आपके पार्टिसिपेशन से ही हमारा बड़े आम बड़ा होगा और हम और कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग बड़े आम ला सकेंगे। धन्यवाद।